नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। आज दरअसल हम आपको वो बारीकियां समझाने की कोशिश करेंगे जो अक्सर लोगों को कंफ्यूज करती है। क्या है एस्ट्रोलॉजी, क्यों विश्वास करें एस्ट्रोलॉजी पर, एस्ट्रोलॉजर्स जितना बताते हैं वो पूरा सही होता है क्या, क्या कहते हैं एस्ट्रोलॉजर्स के कोच, क्या कहते हैं लाइफ कोच। आज हमारे साथ मौजूद है गिरीश पारिक, जो कि बहुत ही विस्तार से, बहुत ही तफसील से आपको आपके उन डाउट्स को क्लियर करेंगे जो किसी ने आज तक नहीं की होगी। इनकी तमाम जो भविष्यवाणियां इन्होंने की, जो जितने भी इन्होंने प्रेडिक्शन अभी तक किए हैं, वो अक्सर सटीक साबित होते हैं। सर, कैसे इतनी अच्छी गणना कैसे कर लेते हैं आप? क्योंकि अक्सर मैंने देखा है लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बाद में हवा निकल जाती है, बेकार झूठ साबित होते हैं। देखिए नेहा जी, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद बोलता हूं कि आपने अपने चैनल पे मेरे को बुलाया और हमारे जितने भी दर्शक ये जो आज का प्रोग्राम देख रहे हैं, ज्योतिष से लेकर के बहुत सारी भ्रांतियां जो हैं वो सारी आज मैं कोशिश करूंगा कि वो उनकी क्लियरिटी आए एस्ट्रोलॉजी को लेके कि एस्ट्रोलॉजी क्या है। जी जी। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जितने भी जो एस्ट्रोलॉजर पहले बोलते हैं फिर प्रेडिक्शन गलत हो जाती है, तो मैं आपको ये बताऊं कि होता क्या है कि एक ज्योतिषी गलत हो सकता है, हाँ। लेकिन ज्योतिष नहीं, क्योंकि ये बिल्कुल साइंस है। तो मैं आपको ये बताऊं कि हमारा ये जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी है ये छठा शास्त्र है। अगर आप वेदों के अंदर अगर जाते हैं और डिटेलिंग करते हैं तो ज्योतिष को गुरुकुल में एज ए सब्जेक्ट पढ़ाया जाता था, और ये हमारा छठा शास्त्र है जो 100% जो है एक साइंस है। अब अनफॉर्चुनेटली हमारे ऊपर 1000 साल तक लोगों ने राज किया है, तो हमारे जितने भी जो ग्रंथ थे, जितनी भी हमारी विद्या थी, वो लुप्त हो गई है। आपको अच्छे से मालूम होगा कि तक्षशिला, नालंदा तो 6-6 महीने तक डिस्ट्रॉय कराया, जले हैं जी। और भी ये तो हमें मालूम है। इसके अलावा भी हमारे जितने भी बड़े गुरुकुल हैं या विश्वविद्यालय हैं उनको नुकसान पहुंचाया गया है, क्योंकि इतने सारे अटैक्स हमारे ऊपर हुए हैं। उसके बाद में आपको अच्छे से याद होगा कि जब अंग्रेज हमारे ऊपर अपना राज्य नहीं जमा पा रहे थे, तो उन्होंने अपना एक पूरी एक टीम यहाँ पे भेजी, और उन्होंने आके जब पूरा अपना सर्वे किया तो मालूम चला कि हमारा जो शिक्षा का ढांचा है वो बहुत मजबूत है। हाँ। है ना। और ऐसा नहीं है कि उस समय हमारी जो नारी शक्ति है वो पड़ती नहीं थी। मैं आपको बताऊं, हमारी जो विदुषियां थी, जैसे आप अच्छे तरीके से जानते हैं, गार्गी है, अपाला है, और भी बहुत सारी विदुषियां उस समय शास्त्रार्थ में बड़े बड़े ऋषि मुनियों को हराया करती थी। है ना। तो बेसिकली कहने का मतलब यही है कि पहले हम अंग्रेजों ने हमारा जो सिस्टम है पूरा का पूरा ये ध्वस्त किया, एजुकेशन सिस्टम है। क्योंकि अगर आप कोई किसी नेशन को अगर आपको डिस्ट्रॉय करना है तो उसकी शिक्षा पद्धति को आप नुकसान पहुंचा दीजिए। उसके बाद में उन्होंने हमारे ऊपर अपनी भाषा इंग्लिश को थोपी, तो जो इंग्लिश जान रहे हैं वो सुपीरियर है, ये बात आज भी है इनफैक्ट। और उसके बाद में जो नहीं जान रहे हैं तो वो इन्फीरियर क्वालिटी के होने लग गए। धीरे 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 हमारा सामाजिक ढांचा चरमराया। फिर उसके बाद में उन्होंने हमारा जो एक सामाजिक सामंजस्य था कि हर धर्म के लोग मिलजुल के रहते थे, उनको हिंदू मुस्लिम करा करके या बाकी के धर्मों को एक दूरियां पैदा करी। आज़ादी के बाद में भी अनफॉर्चुनेटली हम लोगों ने एक वही सिस्टम फॉलो किया। ठीक है। तो हमने हमारे ज्ञान को आगे बढ़ करके उस पर काम नहीं किया, रिसर्च नहीं करी, जिसकी वजह से आज उसका वो पॉजिटिव सेंस हमारे सामने नहीं आया। लेकिन चूंकि टॉपिक लंबा हो जाएगा इसलिए मैं इन शॉर्ट ये बोल रहा हूँ कि अब थोड़ा सा हमारी जो पुरानी चीजें हैं उस पर काम होने लग गया है। अदरवाइज तो देखिए, आप जानते हैं कि डेसिमल और जीरो देने वाले हम ही हैं संसार को। है ना। और जो सूर्य की जो गणना है वो तुलसीदास जी ने तो हनुमान चालीसा में बिल्कुल लिखी हुई है कि उसके अंदर की वो एक चौपाई है कि उसके अंदर कितना दूर है सूर्य। अगर आज उसको कैलकुलेट करते हैं तो सेम वही सारी चीजें गणना निकल के आएगी। और मैं आपको बताऊं कि ये एस्ट्रोलॉजी काम कैसे करती है, जैसा कि आपने पूछा। तो देखिए, प्लैनेट जो है, हर एक जो प्लैनेट है उसके अंदर उसके मिनरल हैं, गैसेस हैं,
बहुत सारी उसके अंदर जो जैसे पृथ्वी के अंदर मिनरल्स है, गैसेस है, ऐसे हर एक प्लैनेट गैसेस से, मिनरल से बनता है जी। तो आप ये मानिए कि अगर एक प्लैनेट सूर्य हम अपनी जिंदगी से निकाल दें तो हमारी लाइफ में क्या बचेगा? कुछ भी नहीं बचेगा। क्यों? क्योंकि ना दिन होंगे, ना रात होंगे, ना ऋतुएं बनेंगी, ना क्रॉप्स उत्पन्न होंगी। तो अगर एक प्लैनेट की रेज हमारा होना या ना होना साबित करते हैं तो बाकी के प्लैनेट्स की रेज भी तो बहुत कुछ करेगी ना। ऐसे ही एस्ट्रोलॉजी में पहला चार्ट लगन चार्ट बनता है सूर्य से। दूसरा चार्ट जो चंद्र कुंडली बनती है, चंद्रमा मन सो जाते, चंद्रमा मन का कारक है। तो आप ये देखिए दूसरा जो चार्ट बनता है वो चंद्रमा से बनता है। अब चंद्रमा रिप्रेजेंट करता है जितना भी पानी संसार में, जितने भी ओशंस हैं, रिवर्स हैं, बड़े बड़े झीलें हैं, वो सब का कारक चंद्रमा है। चंद्रमा माँ, ममता, मन, वाटर, इन सब का कारक है। अब आप बताइए टाइड्स जो आते हैं उनका संबंध डायरेक्टली चंद्रमा से है ना, क्योंकि टाइड्स जो आते हैं वो मून के साथ में उनका इफेक्ट है। ऐसे ही हमारी बॉडी के अंदर 70% वाटर है, ठीक है। चंद्रमा हमारी इमोशंस को, हमारी भावनाओं को भी रिप्रेजेंट करता है। तो अब ऐसा तो है नहीं कि सारा जब टाइड्स आएंगे, जब फुल मून होगा, तो आप देखिए कि जो ल्यूनेटिक लोग होते हैं, अगर आप मेंटल हॉस्पिटल अगर विजिट करेंगे तो ये साइंटिफिक ट्रुथ बता रहा हूँ आपको, वो लोग, उनकी एक्टिविटी काफ़ी हाइपर हो जाती है। और जितनी भी सुसाइड्स होती हैं उसका संबंध भी फुल मून के साथ में या जब अमावस्या होती है उसके साथ में जोड़ा जाता है। तो अगर दो विजिबल प्लैनेट इतना कुछ कर सकते हैं तो बाकी के प्लैनेट्स की भी रेंज जो है डेफिनेटली इफेक्ट करती है। अभी एक रिसेंट एक स्टडी आई है नासा की, उसके अंदर ये बताया गया है कि जुपिटर जो प्लैनेट है, जो सबसे बड़ा प्लैनेट है हमारे सौर मंडल का, जिसका नाम गुरु इसीलिए रखा है हमने कि संस्कृत की धातु है गु। तो गुरु मतलब जो भारी है, ज्ञान में भी भारी है और जो विस्तार में भी भारी है। तो गुरुदेव जो हैं उनकी जो रेज है, नासा का ये कहना है कि वो भी जड़ और चेतन, यानी पृथ्वी के अलावा में जो पहाड़ हैं, पत्थर हैं, वृक्ष हैं, उन सबके ऊपर, मतलब हमारे ऊपर तो इफेक्ट आएगा ही आएगा, उनके ऊपर भी उसका इम्पैक्ट और इफेक्ट आता है। तो जो प्लैनेट है उनकी जो अच्छा, अब आप बताइए जन्म पत्री क्या है? जब भी कोई बेबी बोर्न होता है, अगर इस टाइम पे अगर कोई बेबी बोर्न हुआ है तो आकाश में जो हमारा सोलर सिस्टम है उसमें जितने भी ग्रह हैं उनकी जो एक स्थिति, उसका स्क्रीनशॉट जो है वो आपका लगन चार्ट है। तो उससे हमें ये मालूम चलता है कि किस व्यक्ति के अंदर कौन से ग्रहों का प्रभाव ज्यादा है और उसी के हिसाब से वो रिएक्ट करता है। अगर आपका मार्स प्रोमिनेंट है हॉरोस्कोप में तो आप एक्शन लेने वाले होंगे, आपको गुस्सा जल्दी आएगा, आप एनर्जेटिक होंगे, आप स्पोर्ट्स की ओर रुचि रखेंगे। गुरु होगा तो आप ज्ञान की ओर आपकी रुचि रहेगी, पढ़ाई में अच्छे रहेंगे, जुडिशरी में अच्छे रहेंगे। शनि अगर होगा तो आप मासेस के ऊपर काम करेंगे, है ना। तो हर एक प्लैनेट की गुण धर्म है। अगर आप राजनीति में जाना चाहते हैं, गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहते हैं तो आपका सूर्य बहुत अच्छा होगा। अच्छा, है ना। अच्छा, ये बताइए मुझे कि क्या कुंडली देखकर पता चलता है कि इंसान अमीर बनेगा या नहीं? हाँ बिल्कुल। कौन सा प्लैनेट बताता है? यहां पे मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि देखिए कोई भी एक प्लैनेट आप ये नहीं बोल सकते कि ये धन देने वाला है। हर एक आदमी की इंडिविजुअल हॉरोस्कोप होती है और उसके अंदर लग्नेश है, पंचमेश है, नवमेश है और आपका आयेश है, यानी आपको आपके हाउस ऑफ इनकम को जो रिप्रेजेंट करता है प्लैनेट, आपके भाग्य को जो कर रहा है, आपके जो कार्य क्षेत्र को कर रहा है और आपका जो ओवरऑल जो स्ट्रेंथ देने वाला प्लैनेट है और आपका विद्या भाव। अगर इनमें से कोई भी 2 या 3 प्लैनेट बहुत बढ़िया है और वो राजयोग का निर्माण कर रहे हैं, देखिए राजयोग जो है ना, उसके बिना आप अपने जीवन के अंदर आगे नहीं बढ़ सकते हैं। अब ये भी देखना है कि राजयोग आपकी कुंडली में है, लेकिन वो फलित कब होगा, यानी वो टाइमिंग कब आएगी जबकि वो घटना बनेगी। अब जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, अब योगी जी तो जो हैं योगी थे, ठीक है, लेकिन उनके जीवन के अंदर एक योग घटित हुआ, तब वो अपना एक जो आध्यात्मिक जो उनका समाज था उसको छोड़ करके राजनीति के अंदर आए और सीएम बने। हालांकि उसके पहले भी वो लगातार चुनाव जीत रहे थे, है ना। ऐसे ही मैं आपको सबसे बड़ा उदाहरण देता हूं मोदी जी का।
अच्छा। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जो हैं वो उन्होंने जीवन बहुत संघर्षपूर्ण जीवन जिया है। उन्होंने जिस घर में पैदा हुए, आप सब जानते हैं वो सारी स्टोरी, सबको मालूम है कि कैसे उनके पिताजी चाय का व्यापार करते थे और वो उन्होंने खुद चाय सर्व करी। फिर उन्होंने आरएसएस ज्वाइन किया, फिर एक ऐसे मतलब 7x7 के कमरे में वो रहे हैं जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। और वो बाकायदा एक समय जाकर के किसी भी कार्यकर्ता के यहाँ पे भोजन ग्रहण करना, उसके बाद में जो अध्याय साबित हुआ कुंडली के अंदर, जब महादशाएं आई, जब वो योग घटित हुआ, तो वो कई बार सीएम बने और हमारे देश के आज गरिमा में मैं बहुत शान से बोल सकता हूँ कि हमारे इतने अच्छे प्रधानमंत्री भी हैं, है ना। तो किसी भी व्यक्ति के कुंडली के अंदर अगर राजयोग है, और राजयोग से भी बड़े पंच महापुरुष योग होते हैं। जैसे मंगल से जो योग बनता है रोचक योग बनता है, शुक्र से बनता है वो मालव्य बनता है, और शशि से जो बनता है, शनि से बनता है, उस योग का नाम है शश, और बुध से बनता है उसका नाम है भद्र। और आप सभी जानते हैं, अभी जैसे अभी चर्चा चल रही है कि 2 जून को बृहस्पति उच्च की राशि में जाकर के हंस योग का निर्माण करेंगे। तो अगर कोई भी ये 5 प्लैनेट है, आउट ऑफ 9 5 प्लैनेट ऐसे हैं जिनको ये योग प्रोड्यूस करने की पावर है जी, है ना। आपका एक सवाल और था जो रह गया कि हम एस्ट्रोलॉजी को क्यों बिलीव करें और कितना माने। तो ये आज के जो हमारे युवा वर्ग हैं उनका भी ये सवाल होता है कि जैसे वो फलादेश पढ़ते हैं, मतलब डेली हॉरोस्कोप पढ़ते हैं, वीकली पढ़ते हैं या मंथली पढ़ते हैं, और फिर उनका एक बहुत आम सवाल होता है कि हमारे साथ तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। तो देखिए, आपको ये समझना होगा कि जो आप ये मैगजीन्स के अंदर पढ़ रहे हैं, एक तो जोडिएक साइन होता है जो पाश्चात्य सभ्यता में जो सूर्य के साथ में रिलेट करते हैं कि एक महीने में सूर्य इस राशि से उस राशि में जाता है, तो आपका जोडिएक साइन क्या है। हमारा जो वैदिक जो शास्त्र है, ज्योतिष शास्त्र है, उसमें हम चंद्रमा को ज्यादा महत्व देते हैं, जो हम चंद्र राशि बोलते हैं। जब आपकी कुंडली में जब चंद्रमा जिस नंबर में है वो आपकी राशि होती है। तो मैं आपको बताऊं कि चंद्रमा जो है वो सबसे फास्ट प्लैनेट है, 2.25 दिन के अंदर एक राशि से दूसरी राशि में परिवर्तन करते हैं। वैसे ही शनिदेव जो है वो सबसे धीरे मूव करते हैं, 2.5 साल में एक राशि से दूसरी राशि में जाते हैं। तो हमें ये देखना होगा कि आपकी कुंडली के अंदर, आपकी जो बेसिक कुंडली के अंदर महादशा कैसी चल रही है, अभी अंतरदशा कैसी चल रही है, और उसका सब पीरियड प्रत्यंतर दशा कैसी चल रही है, और जो टाइम फ्रेम आपका चल रहा है कुंडली के अंदर, उसका जो मालिक मतलब जो उसका प्लैनेट है वो कहीं बुरी अवस्था में तो नहीं बैठा। अगर वो वीक है तो आपको अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। द सेम टाइम 7.5 का इम्पैक्ट भी बहुत आता है। अगर आप 7.5 के अंदर है तो ट्रांजिट जो गोचर जिन पे हम प्रिडिक्शन देते हैं, जैसे अभी हंस योग आ रहा है तो 2 जून के बाद में आपका जीवन बदल जाएगा, तो वो जीवन 20% से ज्यादा नहीं बदलने वाला है ना। बाकी की सारी चीजें जो देखी जाएगी वो देखी जाएगी कि आपकी महादशाएं कैसी हैं, अंतरदशाएं कैसी हैं, और प्लैनेट की स्ट्रेंथ आपकी कुंडली में कैसी है। और साथ ही साथ अभी तो हम जुपिटर के बारे में बोल रहे हैं, लेकिन उसके अलावा बड़े प्लैनेट और भी तो हैं। राहु के तो 18 महीने में बदलते हैं, शनि 2.5 साल में बदलता है। तो बेसिकली क्यूमुलेटिव इफेक्ट को देखना पड़ेगा। और जब हम इस एक ऑर्डर के अंदर ये चीजें फॉलो करेंगे कि आपकी महादशा, आपकी कुंडली, आपकी बाकी के प्लैनेट, और फिर गुरु, है ना, फिर बाकी के जो छोटे छोटे प्लैनेट है, जैसे मार्स है, बुध है, जो 1.5 महीने में बदल जाते हैं, शुक्र जो बदल जाते हैं जल्दी, इन सबको एक साथ एक सूत्र में पिरो करके जब आप प्रेडिक्शन देते हैं तो वो प्रेडिक्शन निश्चित रूप से आपके जीवन के काफी करीब होती है। तो मैं ये बोलूंगा कि आपको एस्ट्रोलॉजी को एक लार्जर स्केल में समझने की आवश्यकता है, और वैसे ही उसको मानना भी है आपको। दूसरा मैं बता दूं, एस्ट्रोलॉजी कभी ये नहीं बोलती कि आपको मेहनत नहीं करनी है। एस्ट्रोलॉजी आपको ये बोलती है कि आपको मेहनत, आपको जो आपके जो एफर्ट है वो एक सही डायरेक्शन में डालने हैं। जैसे कि आप सपोजिटली कि बहुत बढ़िया काम कर सकते हैं मार्केटिंग के अंदर, लेकिन अगर आप एडमिन का जॉब कर रहे हैं या आप अकाउंट्स में हैं तो निश्चित रूप से आप उतना बढ़िया नहीं करेंगे। जब आप किसी एक अच्छे एस्ट्रो लाइफ कोच के पास में या एस्ट्रोलॉजर के पास में जाती हैं तो वो आपकी कुंडली देख करके वो आपको ये बताता है कि नहीं, आपका जो एफर्ट है वो आप गलत जगह डाल रहे हैं, आपको बिजनेस में आना चाहिए या आपको अपनी लाइन चेंज करनी चाहिए। और जब आप उस डायरेक्शन में अपने एफर्ट को बढ़ाते हैं तो आप कामयाब हो जाते हैं। और यही कुंडली का काम है। आपने शुरुआत में
मतलब आपने एक ही सवाल में इतना कुछ पूछ लिया है। आपने शुरुआत में मेरे से ये जानने की कोशिश करी कि अगर ये चीजें अगर नहीं है तो हम इसको माने क्यों। बिल्कुल ठीक आपने सवाल किया। तो मैं हमारे दर्शकों को बता भी देता हूं कि देखिए क्या होता है कि एस्ट्रोलॉजी को सबसे पहले तो हमें कितना मानना चाहिए, और दूसरा अगर कोई चीजें फिक्स है तो फिर ये सारी चीजों का मतलब ही क्या है। तो देखिए क्या है, दो तरह की डेस्टिनी है। एक डेस्टिनी है फिक्स, नोबडी कैन चेंज। जैसे आपका जब जहां पे जन्म होना है, जो माँ बाप आपके नियत कर दिए विधाता ने, नोबडी कैन चेंज। आप जैसे भगवान कृष्ण को लीजिए, पैदा हुए वो देवकी माता के यहाँ पे, पालन पोषण नंद बाबा ने किया, है ना। तो कहाँ आप पैदा होंगे, कहाँ पालन पोषण होगा, ये कोई चेंज नहीं कर सकता है। आपकी शादी जब जिससे जितनी बार होगी होएगी, कोई टाल नहीं सकता। रिलेशनशिप एक अलग चीज है, शादी एक अलग चीज है, ठीक है, ये भी आप जान लीजिए। तीसरी बात, आपकी डेथ जब जहां आनी है आएगी, नोबडी कैन चेंज। तो देखिए ये डेस्टिनी ऐसी है, कोई चेंज नहीं कर सकता। इसके अलावा ईश्वर ने हमें वो ताकत दी है कि हम अपने मेहनत से, हम अपने इंटेलिजेंस से, हम अपने माता पिता के आशीर्वाद से, हमने गुरुओं की कृपा से, अपने ईश्वर की कृपा से उस चीज को बदल सकते हैं। तो 50% ऐसा फ्यूचर है जो हम नहीं बदल सकते हैं, 50% ऐसा है जो हम मेहनत करके बदल सकते, लोगों की दुआएं लेकर के बदल सकते हैं। आप ऐसा मान लीजिए कि अगर एक लाइन हमारी किस्मत में खींच दी गई है, तो इस लाइन को कोई चेंज नहीं कर सकता, लेकिन इस लाइन के आगे बड़ी बड़ी लाइनें हम अपने एफर्ट से खींच करके इसको छोटा कर सकते हैं ना। और हम अपनी आलस्य से, हमारे कम एफर्ट से और तकदीर के बहाने इस लाइन के बगल में छोटी छोटी रेखाएं खींच के इसको बड़ा भी कर सकते हैं। तो डिपेंड ये करता है कि हम एस्ट्रोलॉजी को एक पॉजिटिव टूल के रूप में, एक गाइड के रूप में समझें, माने और उसके ऊपर अमल करें। देखिए आप मान लीजिए कि आपको एक बहुत बड़े जंगल से निकलना है। उस जंगल के अंदर आप ये मान के चलिए कि दलदल भी है, लुटेरे भी है, जंगली जानवर भी है। तो एक एस्ट्रोलॉजर और एक एस्ट्रोलॉजी आपको ये बताएगी कि देखिए कहाँ पे लुटेरे बैठे हुए हैं, कहाँ पे जंगल के अंदर दलदल है, कहाँ पे नदी है, कहाँ पे पहाड़ है। तो चलना आप ही को है, लेकिन एक एस्ट्रो लाइफ कोच एक टॉर्च लेके आपके साथ साथ चलता है। वो आपको बताता है कि यहाँ पे ये प्रॉब्लम्स हो सकती है, जिससे कि आप उस प्रॉब्लम्स को, देखिए प्रॉब्लम लाइफ में कभी भी आए, लेकिन सॉल्यूशन के साथ में अगर आती है तो हम उससे निकल जाते हैं। लेकिन अगर हमें यही नहीं मालूम है कि क्या प्रॉब्लम्स आनी है, उसको कैसे फेस करना है, तो मुश्किल होती है। इसलिए एस्ट्रोलॉजी आपको गाइड करती है, आपको हेल्प करती है। हाँ, अगर ऐसे ही भविष्य बदल दे एस्ट्रोलॉजर, तो फिर एस्ट्रोलॉजर सबसे पहले अपना भविष्य बदले ना। तो हमें एस्ट्रोलॉजी को एक गाइडिंग टूल के रूप में, एक हेल्पिंग टूल के रूप में इस्तेमाल करना चाहिए, और अंधा अनुकरण नहीं करना है, ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है इसको। आपकी एक अच्छा एस्ट्रो लाइफ कोच जो है वो आपको डराता नहीं है, वो आपको ये बताता है कि क्या हो गया, 7:30 आ गई तो कोई बात नहीं, हम ज्यादा बेटर प्लान करेंगे। वी हैव द प्लान ABC, अगर ये नहीं चला तो ये चलेगा, ये नहीं चला तो ये चलेगा। जब हम बेटर प्लानिंग के साथ में, एक अच्छी सोच के साथ में, ज्यादा एफर्ट्स के साथ में कोई काम करेंगे तो निश्चित रूप से कामयाब होंगे। 7:30 के अंदर ही हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है देश के प्रधानमंत्री बने, योगी जी भी 7:30 के अंदर CM बने। जितने भी सक्सेसफुल आदमी हुए हैं वो ज्यादातर 7:30 में होते हैं। घबराइए मत, बस शनिदेव को समझने की आवश्यकता है। शनिदेव तो बहुत धीरे मूव करते हैं, जैसा कि आपने बताया। तो शनि की 7:30 से क्यों ना डरें? क्योंकि लोग कहते हैं कि सब कुछ उल्टा हो रहा है जी, हम पे तो 7:30 चल रही है, पीपल के पेड़ के नीचे दिया भी जला रहे हैं, फिर भी कोई फायदा नहीं हो रहा। आप बताइए, पीपल के पेड़ के दिया से आपकी सफलता का क्या मतलब है? समझिए मेरी बात को, और मैं सभी को बोलूंगा कि प्लीज आप समझिए इस बात को। जब आप ये समझ लेंगे तो आप रिलेट कर पाएंगे एस्ट्रोलॉजी के साथ में, शनिदेव के साथ में, राहु देव के साथ में। देखिए क्या है, 7:30 वो पीरियड है जब आपकी राशि से शनिदेव 12वें घर में आ जाते हैं। इनके एक फेज होता है, शनिदेव एक राशि से दूसरी राशि में 2.5 साल में मूव करते हैं, मैंने बताया आप। तो 2.5 साल अगर वो आपकी राशि के पीछे आ गए हैं तो आपको 7:30 का पहला फेज लग गया है ना। जैसे इस समय पे
मेष राशि जो है, तो शनिदेव मीन राशि पे है, तो मेष राशि पे पहली ढैया 7.5 की लग गई है। अच्छा। मीन राशि जो मेष राशि से पीछे आती है, उन पे 2.5 साल कंप्लीट होकर के फर्दर 2.5 साल की ढैया लगी हुई है। और जो कुंभ राशि है, जो मीन राशि के बाद में आती है, उस पर 6.5 साल हो गए हैं, और 30 साल जो फेज है वो चल रहा है, वो मई 27 के अंदर वो कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद में क्या होगा, मेष राशि का 2.5 साल पूरा हो जाएगा, और वृषभ राशि के ऊपर 7.5 का पहला फेज लग जाएगा, और मीन राशि पे 7.5 का आखिरी फेज लगेगा। तो हर समय हमारे सौर मंडल की 12 राशियों में से 3 राशि पे शनिदेव की 7.5 रहेगी। पहली बात, 90 साल में 7.5 आपके जीवन के अंदर 3 बार आएगी, हर 30 साल में 1 बार आएगी। और ढैया जो है वो आपके 7.5 के तुरंत बाद में आएगी, फिर 5 साल के बाद में फिर आ जाएगी। तो अगर आप देखा जाए तो 12 राशियों में से 5 राशि पे तो डायरेक्टली 7.5 या ढैया रहती है। तो आप ये बताओ कि आधे आदमी 7.5 से या ढैया से त्रस्त है, तो क्या वो जीवन में तरक्की नहीं कर रहे हैं? क्या उनकी शादियां नहीं हो रही? क्या उनका व्यापार नहीं चल रहा? क्या वो प्रमोशन नहीं कर पा रहे हैं? ऐसे कौन से लोग होते हैं, ऐसी कौन सी कुंडली होती है जिनको 7.5 बहुत फलती है, या वो ढैया बहुत फलती है? ऐसे कौन से योग बनते हैं कुंडली में जिनको 7.5 जो है वो देखिए बहुत तरक्की देती है? मैं आपको दोनों तरीके से समझाता हूँ। शनिदेव अगर आपकी कुंडली में स्ट्रॉन्ग है, तो स्ट्रॉन्ग कब होंगे? जब वो उच्च के होंगे, यानी तुला राशि में होंगे, वो कुंभ राशि में होंगे, मकर राशि में होंगे। ये शनिदेव की मकर और कुंभ अपनी खुद की राशि है। कुंभ राशि मूल त्रिकोण की राशि, तो वहां पे ज्यादा बली माने गए हैं, और सबसे बढ़िया माने गए हैं शुक्र की राशि तुला राशि में, वहां पे वो एग्जॉल्टेड होते हैं। ठीक है, तो अगर आपकी कुंडली के अंदर शनिदेव अगर यहाँ पे है, तो आपको ज्यादातर डरने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर मेष राशि में है, वृश्चिक राशि में है, सिंह राशि में है, तो सूर्य की राशि में अगर है, मंगल की राशि में है, तो यहां पे थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आती है। लेकिन कुंडली में शनिदेव अच्छे हैं, राशि आपकी कुछ भी हो सकती है, लेकिन शनिदेव अच्छे हैं, तो यहां पे भी आपको कम इंपैक्ट देखने को मिलेगा। साथ ही साथ में अगर महादशा आपकी बढ़िया है, जैसे आपकी लग्नेश की महादशा है, पंचमेश की है, भाग्येश की है, और उसके मालिक भी अच्छे हैं, तो 7.5 आपको छूती हुई निकल जाएगी, क्योंकि अच्छी महादशा उनको कंट्रोल कर लेगी। लेकिन मैं इतना बताऊं, ये तो ज्योतिषीय बात करिए, लेकिन तो आप प्रैक्टिकल बात करते हैं। देखिए शनिदेव क्या है, शनिदेव का मतलब है कि आप एक कंफर्ट जोन में थे। आप ये समझिए कि आज मेरे पिताजी का एक बिजनेस है, और वो बिजनेस मेरे को विरासत में मिला, और वही चीजें जाकर के मैं उस पर बैठ गया, मैंने उसको एक्सपेंड नहीं किया, मैंने कोई नई चीजें नहीं सोची। सपोज करो मैं एक एक्सपोर्टर है मेरे पिताजी, और मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, मेरे 3 बायर फिक्स हैं, और सालों साल से वो प्रोडक्ट आ रहा है, बन रहा है, जा रहा है, तो मेरा एक कंफर्ट जोन आ गया जी। उस कंफर्ट जोन को अगर मैं चेंज नहीं कर रहा हूँ, बिजनेस के लिए मैं नई स्केलिंग नहीं कर रहा हूँ, और सपोज करो उन बायर्स को कोई अच्छा एक सप्लायर मिल गया कि जो अच्छे रेट पे और बढ़िया मटेरियल बना के दे रहा है, तो वो लोग मेरे को ऑर्डर नहीं करेंगे। अब मेरी तैयारी नहीं है, तो और उसी टाइम पे 7.5 आ गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम बेटर प्लान करते, अगर हम ये मानते कि हम एक नई फैक्ट्री लगाने जा रहे हैं, और उस फैक्ट्री के बेसिस के 2 बायर्स के बेसिस पे हमने नई फैक्ट्री लगा ली है, और कल को कोविड आ गया, या कल को वो बायर ही दुनिया में नहीं रहे, या उनको कुछ और मिल गया, तो क्या हमारे पास में 8-9 बायर्स और हैं? क्या हम इन मशीन से कुछ और भी बना करके हमारे लोकल मार्केट में कुछ बना के दे सकते हैं? इफ वी हैव द बेटर प्लानिंग 7.5 के अंदर, अगर हम कंफर्ट जोन को छोड़ेंगे, अगर आप जॉब में है, अगर आपका बॉस चेंज हो गया, आपका रोल चेंज कर दिया गया, आपका ट्रांसफर कर दिया है, आपने शनि के ऊपर ठीकरा फोड़ दिया कि 7.5 आ गई, लेकिन आप ये मानिए कि शनिदेव जो स्ट्रगल कराते हैं, तो वो बनाते भी तो हैं आपको। अगर आप अपना कंफर्ट जोन छोड़ करके आगे बढ़ के चीजों को एक्सेप्ट करेंगे, तो निश्चित रूप से आप जीवन के अंदर बहुत कामयाब होने वाले हैं। शनिदेव सिर्फ एक चीज पसंद नहीं करते हैं, वो है आलस्य। अगर आप लेजीनेस हैं, कंफर्ट जोन को तैयार नहीं कर रहे हैं, 9 to 5 जॉब में ही खुश हैं और सीईओ भी बनना चाह रहे हैं, तो आप नहीं बन पाएंगे। शनिदेव का मतलब है ज्यादा मेहनत करना, ज्यादा फोकस होना, और ज्यादा एनर्जी के साथ में चीजों को जीना। देखिए, संघर्ष के बिना तरक्की नहीं है, ये शनिदेव का मूल मंत्र है। तो संघर्ष तो आपको करना पड़ेगा, और अगर आप संघर्ष करेंगे जीवन के अंदर,
तो आप निश्चित रूप से कामयाब होंगे, क्योंकि जब साढ़े साथी जाती है ना नेहा जी, तो 2.5 साल में इतना बढ़िया करके टाइम आता है 2.5 साल के बाद का, कि 7.5 साल में जो आपने खोया है उससे कई गुना ज्यादा आप हासिल भी करते हैं। अच्छा। इसलिए शनिदेव क्या है? शनिदेव एक टीचर है। पहला फेज आता है, वो आता है आपके गले तक का, है ना। तो वो उसमें क्या होता है, हमारे ये बॉडी का ये जो पार्ट है, इसमें आंखें हैं, नाक है, जीभ है और हमारा दिमाग है। तो शनिदेव बताते हैं कि जो देख रहे हो ना सतही तौर पे, और वो गलत देख रहे हो। जो आप सुनी सुनाई बातों पे सुन करके जो बोल रहे हो वो गलत बोल रहे हो, और जो आप देख रहे हो, जो आपको दिखाया जा रहा है, जो आप सुन रहे हो, जो आपको सुनाया जा रहा है, और जिसके बेसिस के ऊपर आपका जो ब्रेन प्रोसेस कर करके आउटपुट दे रहा है जबान के रूप में, वो सब गलत है। तो आपकी डिसीजन मेकिंग गलत होती है इस टाइम के अंदर, ठीक है। इस टाइम पे सुनी सुनाई बातों पे आकर के आप बोल देते हैं तो आपके रिलेशन टूटते हैं, और जो आपको सतही तौर पे दिखाया जाता है उस पर आप यकीन करके एक धारणा बना लेते हैं, वो गलत होता है। तो बेसिकली यहाँ पे आपको हर चीजों को सोच समझ के करने की आवश्यकता होती है। आपको अपनी प्लानिंग बेटर करने की आवश्यकता होती है। आपको अपने स्किल सेट को चेंज करने की आवश्यकता होती है। और मेरा दावा है, अगर आप ज्यादा मेहनत के साथ में पॉजिटिव होकर के जो चेंजेस आपके लाइफ में हो रहे हैं उनको स्वीकार करेंगे, अगर आपको चेन्नई ट्रांसफर कर दिया गया दिल्ली से, तो आपके लिए तो बहुत बड़ा शॉकिंग मोमेंट है ना, क्योंकि ना भाषा मिलती है, ना भोजन मिलता है आपका। लेकिन आप वहां पे एक बार जाकर के उस रोल में फिट हो जाते हैं तो वापस आप ही दिल्ली के बॉस बन करके भी आते हैं, सीईओ बन करके। तो ये सारी चीजें शनिदेव के पीरियड में होती है। हालांकि आपने अपना मतलब अगर आप ट्रांसफर लेकर परिवार के साथ नहीं गए हैं तो आपने अपना मी टाइम खत्म किया है, आपने अपने बच्चों के साथ में जो है जो टाइम आपको देना चाहिए था वो आपने खत्म किया है। लिमिटेड टाइम के लिए प्रॉब्लम्स आएंगी, लेकिन वो नहीं आएंगे तो आप जीना कैसे सीखेंगे। तो शनिदेव को पॉजिटिवली आप लीजिए। हाँ, निश्चित रूप से मैं बोलूंगा कि आज आप मेरे बॉस हैं और आप ही मेरे को दंड देने वाले हैं और मैं आपके सामने नतमस्तक हूं, तो निश्चित रूप से अगर मैं रोज आपके पास में आता हूँ, रोज मैं आपको नमस्कार करता हूँ, आपके हाथ जोड़ता हूँ, आपकी स्तुति गान करता हूँ, आपको स्तोत्र सुनाता हूँ, तो फिर आपको मेरे से मांगने की आवश्यकता थोड़ी है। मेरे को तो मालूम ही है कि आपने जो शर्ट पहनी है वो पुरानी हो गई है, वो बिना मांगे ही मैं दे दूंगा आपको। तो हाँ, इतना जरूर है, अगर आप शनिदेव की शरण में जाते हैं, हनुमान जी की शरण में जाते हैं, या अपने जो सदगुरु की शरण में जाते हैं, या जिस किसी भी भगवान की पूजा करते हैं उनके शरण में जाते हैं, तो निश्चित रूप से समस्या आएंगी, लेकिन सॉल्यूशन के साथ में, प्रॉब्लम विद सॉल्यूशन आएंगी और आप निकल जाएंगे। और बहुत सारी बात कहते हैं ना कि सूली का सूल हो जाता है। तो अगर आपके हाथ को सपोजिटली आपके हाथ का ऑपरेशन होना लिखा था, तो आपके हाथ पे छोटी सी चोट आके लग जाएगी।